Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो हमारी जो मच अवेटेड सीरीज़ है लेट्स कंपाइल ऑडिट विद ईज बाय सौम्या अग्रवाल वो अब स्टार्ट होने वाली है। एंड आई होप कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आंसर टाइप वीडियो है वो आपने देख लिए। जो भी वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप इन पेपर सोल्यूशन की वीडियोज़ के साथ स्टार्ट करना। बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया है एक प्रॉपर गाइडेंस किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से इन वीडियोज़ को यूज़ करना है। और उसमें ही एक और सीक्रेट भी छुपा हुआ है जो वो आप वीडियो देखोगे तभी पता लगेगा। उसके बाद में आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसा वहाँ बताया वैसा कर देना। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ के साथ में। Hey everyone, let's start with CA Final Audit December 2021 पेपर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार पेपर एनालिसिस कर लेते हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको सबसे पहले 15 मिनट्स में क्या करना है। हम लोग कीवर्ड्स नोट करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे एंड हम लोग एक आइडिया लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं एग्जाम में। इससे आपको अपने फर्दर अटेम्प्ट जिस भी आप अटेम्प्ट में देख रहे हो, बीट मई 26, बीट सितंबर 26 या कोई भी अटेम्प्ट आप देख रहे हो आगे, तो बहुत ही क्योंकि माइनर अमेंडमेंट्स आती हैं ऑडिट में, तो इस वाले वीडियोस को यूज़ करके आप जो हो एक आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो दिसंबर 2021 में क्या हुआ था ना, कुछ अलग चैप्टर्स भी थे आपके सिलेबस में, तो वो अगर वैसा कुछ है तो वो क्वेश्चंस हम ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे। बट जो भी चैप्टर्स कॉमन है, जो न्यू सिलेबस है और ओल्ड सिलेबस है, तो वो हम अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हम लोग सबसे पहले लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है दैट वी हैव टू गाइड सीए कुमार विद रिस्पेक्ट टू रिस्क फैक्टर्स। और ये जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ऐसे किसके बारे में बात कर रहा है, 240। तो आप जब एक बार सारे के सारे एसेस के साथ में गो थ्रू कर लोगे ना, तो आप ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किस ऐसे का है, तो ये ऐसे 240 का है। तो हम लोग ये क्वेश्चन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हम लोग पहले अभी क्या देख रहे हैं कि किस किस क्वेश्चन मतलब क्या क्या टॉपिक किस किस क्वेश्चन में है। उसके बाद में दूसरा भी कोई ऐसे का है और ये हमें पूरा ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, तो हम यहाँ पे फॉर द टाइमिंग ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में जो फर्स्ट का सी है उसमें आपको ड्राफ्ट करना है ओपिनियन पैराग्राफ और टाइप ऑफ ओपिनियन भी बताना है आपको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ऐसे 700 और 705 सीरीज को यूज़ करके है, रिपोर्टिंग का है ये मतलब। ठीक है, तो आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, जो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं वो किसके बारे में, ऐसे इसके बारे में ही है, और थर्ड वाला रिपोर्टिंग के बारे में है। उसके बाद में 2A और 2B यू हैव टू इग्नोर बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है। 2C वाला जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू प्रोफेशनल एथिक्स, तो ये पीई का है। ये पेपर एनालिसिस का एक्सेल फाइल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट इस तरह से आपको अपने पेपर में जब आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा तो आपको देखना होगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ए जो है वो बात कर रहा है अबाउट कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और यहाँ पर हमें दिख रही है लाइन पीएससी, तो दैट मीन्स ये पीएससी ऑडिट का क्वेश्चन है। उसके बाद में कॉन्करेंट ऑडिट, दैट मीन्स ये बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है जो 3B है। ठीक, उसके बाद में अगेन ये किसका क्वेश्चन है, पीई का क्वेश्चन है, थर्ड का सी पार्ट जो है। मैंने कोई मिस कर दिया क्या? नहीं, ठीक है। 2 का सी जो है वो पीई का है, फिर हमने थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लिया किस किस का है। अभी हम लोग डिटेल में लिखकर भी प्रैक्टिस करेंगे। देन फोर्थ का ए जो है ये आपका है ग्रुप ऑडिट का, क्योंकि इसमें सीएफएस की बात हो रही है, तो ये किसका है, ग्रुप ऑडिट का है ये क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर है ब्रीफ स्टेप्स बाय बीएसएन अकाउंट्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, तो दैट मीन्स ये फॉरेंसिक ऑडिट का क्वेश्चन है। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनबीएफसी, तो ये एनबीएफसी का क्वेश्चन है। देन आपका फिफ्थ ए वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, दैट मीन्स ये ऐसे 505 का क्वेश्चन है। देन आपका ये वाला सिक्स्थ का सी जो है ये अगेन किसका है, पीई का है। जो आपका सेकेंड ऑल्टरनेटिव है वो आपके लिए वैलिड नहीं है। तो ये हमने क्या करा, हमने बहुत क्विकली ये
एक रिव्यू ले लिया कि किस किस चैप्टर से हमको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट्स में ये करना है, ये सब करने में आपको 5 मिनट्स लग जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे ना, आप उस वाले टॉपिक से स्टार्ट करना, उसके क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करना। बट यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए आपका सीरियल वाइज ही चल रही हूँ, सीक्वेंस वाइज ही चल रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ए वाला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, SC 240 के बारे में। तो SC 240 का नाम क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे का नेम और नंबर अच्छे से याद कर लो और उसको कोड कर दो, बिकॉज उसके भी एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको पूरा का पूरा आंसर नहीं आ रहा है और सिर्फ ऐसे का नाम और नंबर आइडेंटिफाई हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट ब्लैंक छोड़ने से बेटर आप ऐसे नंबर और ऐसे नेम लिख दो, बिकॉज उससे भी हो सकता है कि आपको 0.5 या 1 मार्क मिल जाए। तो यू नेवर नो कि आपको एक एक मार्क कितना ज़्यादा कीमती होता है, तो वो पास करा दे। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को इस तरह से ऑडिट में ब्लैंक मत छोड़ना, ऐसे के नेम्स और नंबर्स अच्छे से याद कर लेना। तो ये बात कर रहा है कि मिसेस कुमार एंड कंपनी जो है, दे वर अपॉइंटेड एज स्टैट ऑडिटर्स। और जब ऑडिट कर रहे थे तो वन ऑफ द पार्टनर्स सीए कुमार ऑब्जर्व दैट देयर इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। सीए कुमार ने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स देखी और उन्होंने देखी दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट्स ऑफ एंटिटीज इन्वेंट्री एंड इट इज परपीट्रेटेड बाय एम्प्लॉइज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट्स। तो ये जो है सीए कुमार ही इज कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जिससे ससेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है कि और किस किस तरह से मिस अप्रोप्रिएशन हो सकते हैं। तो आपको जो है सीए कुमार को सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स बताने हैं जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स जिनसे हो सकती है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से स्टार्ट करना होता है, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पर लिखना होगा अपनी आंसर कॉपी में, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर टू 1A। उसके बाद में ऐसे करके स्टार्ट करना, फिर उसके बाद में लिखना इन द गिवन केस। अब इन द गिवन केस में आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ रेलेवेंट पार्ट लिखना होता है। तो इन द गिवन केस देयर इज मिस, अपनी कॉपीज खोल लेना और मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देयर इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ assets and one of the risk factor which CA Kumar has identified is, क्या रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करा है सीए कुमार ने, हम वो लिख देंगे। मतलब जो भी हमको क्वेश्चन में मिला है हम उसके बारे में लिख रहे हैं। या फिर इसके बदले आप लिखो, रिस्क फैक्टर की जगह आप यहाँ पर लिखो दैट सीए कुमार हैज़ आइडेंटिफाइड, सीए कुमार एंड हैज़ आइडेंटिफाइड। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में, दैट देयर इज misappropriation of assets in the form of theft of entities inventory and is perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts। तो आपको यहाँ से लेकर के और immaterial amounts तक यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड से मार्क करा है, आप इस लाइन को भी यहाँ लिख सकते हो जब आप इन द गिवन केस लिख रहे हो, ठीक है। तो जो हमने मार्क्ड पार्ट लिखा है ना, अब वो यहाँ पर लिख दोगे। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे ना, फिर उसके बाद में आप आओगे अपने मेन पार्ट पे, जो कि आपका आंसर का पार्ट हो रहा है, जिसमें आपको क्या बताना है, रिस्क फैक्टर्स बताने हैं दैट आर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो ये किस तरह से लिखना है वो देख लो, वो देख लो आप। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ना तो यहाँ नाम दे रखा है, ना ही यहाँ नंबर दे रखा है। तो आपको ये दोनों चीज़ें कोट करनी पड़ेंगी, बिकॉज इसके भी मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब यहाँ पर ये एक केस स्टडी नहीं है, तो आप चाहो तो इस पैरा को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ आपसे ना तो कोई कंक्लूजन पूछा है, आपसे सिंपल गाइडेंस पूछिए। तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट गाइडेंस हम दे रहे हैं और फिर हम इसके बारे में बता रहे हैं। बट क्योंकि हमने इन द गिवन केस करके स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजंस, प्रोविजंस एप्लीकेबल। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे नाम और नंबर ऐसे का, एज पर ऐसे 240, फिर उसका नाम ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड,
फिर उसके बाद में हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। क्या हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है ना, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इट इज़ ऑफन परपेट्रेटेड बाय एम्प्लॉयज इन स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट्स, लेकिन इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैनेजमेंट हु आर यूजुअली मोर एबल टू डिस्गाइज और कंसील द मिस अप्रोप्रिएशंस इन वेज दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। हाउएवर ये आप जो हो किस तरह से अकम्प्लिश कर सकते हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे कि आप जो हो मिस अप्रोप्रिएशन कैसे कैसे कर सकते हो। तो आप सबसे पहले तो वाली लाइन लिखोगे कि छोटे छोटे अमाउंट्स में एम्प्लॉयज़ जो है वो स्टील कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में भी गिवन है। फिर आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स किस किस तरह से हो सकता है, कैन बी अकर्ड थ्रू। अब कैसे कैसे हो सकता है, कॉजिंग कॉजिंग यूजिंग, ये मैं आपको ना एक ट्रिक बता रही हूँ, कॉजिंग यूजिंग, याद कर लेना ये ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। एम्बेजल स्टील, कॉजिंग यूजिंग एम्बेजल स्टील, कॉजिंग यूजिंग एम्बेजल स्टील। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कॉजिंग यूजिंग एम्बेजल स्टील, एम्बेजल क्या कर रहे हैं हम, रिसीट्स को इधर उधर करके हम मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। फिर स्टील क्या कर रहे हैं हम, फिजिकल असेट्स को स्टील कर रहे हैं, जो एंटिटी के फिजिकल असेट्स हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कॉजिंग, क्या कॉज कर रहे हैं हम, वी आर कॉजिंग द एंटिटी फॉर पेइंग द गुड्स, जो उसने खरीदी ही नहीं है, कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट रिसीव्ड। ठीक है, और यूज़ कर रहे हैं हम, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, एंटिटी के असेट्स को यूज़ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो यूजिंग एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल यूज़। ठीक, अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है ना, आप उसके बारे में बता दोगे। मिस अप्रोप्रिएशन कैसे कैसे हो सकता है, हमने ऐसे का नाम और नंबर बता दिया। नाउ हम लोग बताएंगे रिस्क फैक्टर्स फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो अब ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, ये आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला आपका होता है इंसेंटिव या फिर प्रेशर, देन दूसरा होता है आपका अपॉर्चुनिटी, देन होता है आपका एटीट्यूड या फिर रेशनलाइजेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में इसी के ही बारे में पूछा है, तो आपको सारे के सारे इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो भी तीनों रिस्क फैक्टर्स है ना, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। अब इतना सारा ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर, बिकॉज हो सकता है कि आपकी फैकल्टी ने भी बोला हो कि आप एक एक दो दो लाइन्स, एक एक दो दो एग्जाम्पल्स इनके याद कर लो। तो यहाँ पे मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी, बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल इतने सारे कंटेंट में 100% चीज़ हम याद रखें। तो हम लोग यहाँ पे ना 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स और थोड़ा-सा इनके बारे में याद कर लेते हैं। तो इंसेंटिव और प्रेशर में आप क्या लिखोगे? इंसेंटिव और प्रेशर में आप ये लिखोगे कि कोई भी यहाँ पर अगर पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो जाती है ना, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अगर हो जाती है, उस वजह से जो है उसके ऊपर पर्सन के ऊपर एक प्रेशर हो सकता है, एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर हो सकता है कि वो क्या करे, वो यहाँ पर कुछ मिसअप्रोप्रिएशन कर ले, या फिर अगर कोई उन लोगों के बीच एडवर्स रिलेशन है, तो भी चांसेस रहते हैं कि वो क्या करें, वो कुछ मिसअप्रोप्रिएशन कर दें। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि बहुत सारा कैश है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है, या फिर क्या हो सकती है दूसरी अपॉर्चुनिटी कि इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स ही नहीं है एसेट्स पे, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप इजीली क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा चुरा सकते हो। फिर या फिर छोटे छोटे अमाउंट्स की इन्वेंट्री है, स्मॉल एसेट्स विद हाई वैल्यू है अगर, तो भी आपको एक चांस मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो हो चोरी कर सकते हो। उसके बाद में एटीट्यूड क्या है कि मतलब इन लोगों का एटीट्यूड का मतलब ये है कि क्या उनका व्यवहार रहता है या क्या उनका नेचर है, जो लोग हैं आपके एम्प्लॉयज़ ही क्योंकि इसमें जनरली इन्वॉल्व होते हैं। पहला ये कि वो डिसरिगार्ड करते हैं इंटरनल कंट्रोल को, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कंट्रोल्स को हमेशा जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, उनको उनके अगेंस्ट ही जाते हैं। या फिर उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहा है, या फिर उनके लाइफस्टाइल में आपको कुछ ऐसा चेंज नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है छोटी छोटी चोरी करके जो है अपना जो है वो लाइफस्टाइल में लगा रहे हैं उसको,
तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे आप एज एन ऑडिटर ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स इनकर्ड है। तो वो जो क्वेश्चन में आपको पूछा है ना, अब ना यहाँ पे तो ऑब्वियसली इतना बड़ा आंसर है, बट ये 5 मार्क्स के लिए आप जो हो इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल करके लिखोगे तो ये आपका 1.5 पेज तक आ जाएगा। एंड इतना ही आप जो हो लिखोगे तो आपको इजीली यहाँ पर 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 5 आउट ऑफ 5 भी नहीं मिले। और अगर आप वर्ड बाय वर्ड सारी की सारी चीज़ें इसमें याद कर सकते हो तो आपको 5 आउट ऑफ 5 भी मिल जाएंगे। बट यहाँ मेरा यही सजेशन रहेगा, मैंने पर्सनली भी ऐसे ही किया था कि आप जो हो थोड़ा थोड़ा इसमें 2-2 3-3 एग्जाम्पल सारे रिस्क फैक्टर की याद कर लो, बाकी रीड कर लो, सो दैट MCQs में तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक, तो यहाँ पे हमने गाइड कर दिया, तो आप फिर एक लाइन लास्ट में और लिख सकते हो इसमें कि दीज आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स जिससे जो है CA कुमार को हेल्प मिल जाएगी टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन अकर्ड इन दी एंटिटी। ठीक, तो ये मैं लिख नहीं रही हूँ, ये आप चाहो तो अपने पास नोट कर लेना। मेरी एक और सजेशन रहेगी कि अभी आप क्या करो ना, अपने नोट्स खोल लो और नोट्स खोलने के बाद में आप उसके ऊपर लिख दो जहाँ पे भी ये टॉपिक दे रखा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमसे December 21 में भी पूछा गया है। तो ये टॉपिक अब जब जब रिपीट होगा ना तब तब आप फिर उस टॉपिक के पास जाके वो लिखोगे, तो उससे आपको ये पता लगेगा कितनी बार ये टॉपिक पूछा जा चुका है। बिकॉज कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो ऐसा आने का चांस ऑल्दो मुझे लगता है कि कम है न्यू सिलेबस में, बट यू नेवर नो कि इंस्टीट्यूट क्या पूछ लेगा। ठीक, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अब इसमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, पहला क्वेश्चन था तो हमने इतना टाइम लगाया था, अब हम फटाफट से जो है आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अब हमको केस स्टडी पढ़ के ही पता लगेगा कि क्या स्टैंडर्ड यहाँ एप्लीकेबल है। So in the course of audit of Tech Limited, you observe that processing of accounting data was given to a third party on account of certain considerations like cost of reduction. यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे तो क्योंकि ऐसे इसकी बात हो रही है स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग, तो थर्ड पार्टी मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आपकी ऐसे 402 की। लेकिन जब भी आपको यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ना लिखा हो तो आपके दिमाग में दो ऐसे यहाँ चलने चाहिए जब भी यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। तो एक आपके दिमाग में चलना चाहिए SA 402 और दूसरा चलना चाहिए SAE 3402। ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है ना, इस वजह से। नाउ इसमें क्या होगा ना, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो ऑडिट ऑफ टेक है इसने ऑब्जर्व करा कि ये जो प्रोसेसिंग है किसी थर्ड पार्टी को दी गई है और टेक लिमिटेड यूज़ करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए रिलेटेड डेटा को। एंड एज एन ऑडिटर आपको ये बताना है दैट व्हाट वुड बी योर कंसिडरेशंस रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू डिटरमाइन वेदर दोज एक्टिविटीज आर रेलेवेंट टू ऑडिट एंड इफ सो यू हैव टू असेस द इफेक्ट ऑन ऑडिट रिस्क। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो भी एक्टिविटीज़, आप तो यूज़र एंटिटी के ऑडिटर हो, तो जो एक्टिविटीज़ यूज़र एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से करा रही है वो आपके लिए रेलिवेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या बताना है यहाँ पे, उसके लिए आपको यहाँ पे कंसिडरेशंस बताना है जिनको यूज़ में लेके आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ और इसका मेरे ऑडिट रिस्क पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कैसे आंसर करेंगे। तो सी यहाँ पर ना आपको, आप चाहो तो इन द गिवन केस करके ऐसे लिख सकते हो, बट आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, टू द पॉइंट आंसर भी आप ऐसे लिख सकते हो एज पर SA 402, फिर उसका आप नाम लिखोगे क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है। व्हेन ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद SA 315 द यूजर ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो क्या क्या वो समझेगा ना, यूजर एंटिटी समझेगा कि क्या क्या नेचर ऑफ सर्विसेज है। तो यहाँ पे ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही है एक तरह से, जो आपके ऐसे में भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप एक तो रेफरेंस दोगे इसमें ऐसे का नाम यानी कि SA 402, उसका नंबर और नाम। तो नाम क्या है, ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग लेगा, तो यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट पॉइंट्स लिखने हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट्स क्या क्या है, और यहाँ पे आप 315 का भी लोगे बिकॉज वो आपको ऑडिट रिस्क की यहाँ बात हो रही है ना, इस वजह से आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेने में हेल्प करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेने में आपको हेल्प करेगा, 315 का यूज़ करके आप ऑडिट रिस्क का वो देखोगे। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या क्या नेचर है सर्विसेज का जो आप अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो। उसके बाद में क्या क्या मटीरियलिटी है उन ट्रांजेक्शन्स की जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करे, बिकॉज 315 तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया एंटिटी को, फिर आगे आप मटीरियलिटी भी तो लगाते हो ना।
तो मटीरियलिटी कितनी है जो ट्रांजेक्शन आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से हो रहे हैं, बिकॉज अगर वो मटीरियलिटी नहीं होगा, मटीरियल नहीं होगा, तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन्स को चेक करने में। तो मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फिर डिग्री ऑफ इंटरैक्शन क्या है यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। उसके बाद में इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आपको दिखेगा कि इन लोगों के बीच में केवल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ही है, इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तो आप थोड़ा सा अपना ऑडिट रिस्क को कम भी मान सकते हो, बट यहाँ पे अगर कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो फिर आपको इसके ट्रांजेक्शन्स को भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन वहाँ पे आपका ऑडिट रिस्क फिर बढ़ सकता है, राइट। तो ये आपको 4-5 पॉइंट्स अपने याद कर लेने हैं: नेचर ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन, नेचर ऑन रिलेशनशिप। फिर इससे वो क्या करेगा, असेस करेगा इफेक्ट को कि इन सारे बातों की वजह से क्या ये मेरे लिए मटीरियल है, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हाँ, तो फिर आप जो हो उसको कंसिडरेशन में लोगे। और अगर आपको लगेगा कि ऑडिट रिस्क मेरा कम है, कोई खास मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपनी यूज़र एंटिटी के ओपिनियन पे, तो फिर आप नहीं लोगे। तो एक सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये पॉइंट्स अगर आप नहीं लिखोगे तो देयर विल बी चांसेस कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अभी हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो मेरी भी स्पीड जो है क्वेश्चंस को कराने की थोड़ी बढ़ेगी। तो प्लीज़ बेयर विद मी, बिकॉज़ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पेपर जो मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ। धीरे-धीरे हम इसको बढ़ा देंगे। नाउ आपका क्वेश्चन है ओपिनियन पैराग्राफ एंड बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ना ये ऑल्दो ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, बट ये 2024 के पेपर से भी आपको लगातार मिल रहा है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इनफैक्ट अभी जनवरी 2026 के पेपर में भी आया था कि आपको ओपिनियन बनाना है, ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ कौन सा ओपिनियन लग रहा है, और फिर उसके बाद आपको पैराड्राफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, सीए मधु स्टार्ट ऑडिटर है लक्ष्मी लिमिटेड की, और लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं वो श्रीनियन प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी दे रही है, लेकिन यहाँ कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। And in the absence of same, he is unable to verify the terms of repayment, chargeability and interest and other terms. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है अग्रीमेंट आपको नहीं फर्निश किया गया है, सीए मधु को मतलब अग्रीमेंट नहीं मिला गया है, और उसकी वजह से वो टर्म्स ऑफ रीपेमेंट वगैरह भी नहीं देख पा रही है कि यहाँ पे क्या मतलब लोन्स एंड एडवांसेस का अग्रीमेंट वगैरह है। तो अब यहाँ पे ओपिनियन कौन सी लगेगी, सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने आंसर को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा केस बेस में। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखोगे आंसर टू 1C, और उसके बाद में क्या लिखोगे कि इन द गिवन केस क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको ओपिनियन बताना है। तो आप इन द गिवन केस करके तो बताओगे ओपिनियन। तो इन द गिवन केस क्या हुआ है ना, आप ऐसे-ऐसे करके पूरा बताओगे जो-जो क्वेश्चन में है कि कंपनी ने कुछ फर्निश नहीं करा है, और उसकी एब्सेंस की वजह से सीए मधु जो है वो टर्म्स वगैरह वेरीफाई नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर एक तरह से एब्सेंस है। तो अब आपको यहाँ क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये मटीरियल और परवेसिव है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा कि वो कितना मतलब कंटेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन के बारे में बता दोगे, फिर आप यहाँ पे ये बताओगे कि ये जो है ये इसका इफेक्ट मटीरियल और परवेसिव है या नहीं है। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर मटेरियल प्लस परवेसिव है, और यहाँ पे इनेबिलिटी टू ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ सफिशिएंट एविडेंस है, तो फिर आप क्या कर दोगे, डिस्क्लेमर दे दोगे। बट यहाँ पर क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा कि वो परवेसिव है या नहीं है, तो हम यहाँ पे यही एज्यूम करें दैट इट इज़ मटेरियल बट नॉट परवेसिव, और हम यहाँ पर क्या देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या आती है, अब आपको जो है ड्राफ्ट करना होगा पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह से ड्राफ्ट करोगे वो यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ आपको सीखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन and to the best of our knowledge and according to the explanation given to us as per our best knowledge and explanation and information given to us ऐसे करके, except the matters described in basis for qualified opinion, basis for qualified opinion, qualified opinion। ये जो लक्ष्मी लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स हैं, दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
उसके बाद में जब आप नेक्स्ट पार्ट बनाओगे ना, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, तो वहाँ पे आप ये बताओगे कि आपने क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया। तो फिर आप यहाँ पे सब वो चीज़ें बता दोगे कि कंपनी ने ऐसे ऐसे करके लोन लिया है, इसकी वजह से एब्सेंस हुई है और हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है इस तरह से मतलब आपका रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा आई गेस आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी टीचर की, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखी है वीडियोस, तो वो आप देख सकते हो। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा दैट हाउ यू हैव टू ड्राफ्ट द फ्रेमिंग। लेकिन जब भी क्वालिफाइड ओपिनियन होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, और ओपिनियन के बारे में लिखना होता है, फिर वही लाइन, एज टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। फिर एक्सेप्ट जो मैटर्स हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दिए, उसके अलावा हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रही है। फिर वो जो एक्सेप्शन आपने दी, उसके बारे में आप बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में बता दो। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम दिस आंसर। सो आई होप कि फर्स्ट वाला आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2C। 2A और B जो है वो अब आपके सिलेबस से रिमूव हो गए। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ PE। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको PE से भी क्या बताना है, प्रोफेशनल एथिक्स से भी। यू हैव टू with this background, the directors of the company intend to file disciplinary proceedings against the auditor. Disciplinary proceedings ये लोग जो है वो फाइल करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कैशियर है कंपनी का, उसने एक फ्रॉड करा and absconded with the process thereof. Chief accountant of the company also did not know when the fraud had occurred. कैशियर ने फ्रॉड कर दिया और चीफ अकाउंटेंट को भी कुछ खबर नहीं है। जब ऑडिट हुआ तो ऑडिटर भी फेल हो गया कोई भी फ्रॉड डिस्कवर करने से। After the audit was completed, however, the fraud was discovered by the chief accountant. जब ऑडिट कंप्लीट हो गया, ऑडिटर भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं पता कर पाया था, और चीफ अकाउंटेंट को भी पहले नहीं पता था। लेकिन जब ऑडिट कंप्लीट हो गया, तो फिर चीफ अकाउंटेंट ने गलती निकाली कि ऐसे ऐसे फ्रॉड करके गया कैशियर। अब इन्वेस्टिगेशन हुई एट द टाइम that indicates that the auditor did not exercise proper skill and care and performed his work in a desultory and haphazard manner। तो ये पता लगा कि जो ऑडिटर है उसने बहुत जल्दीबाजी में अपना काम किया। अब इससे आपको ये बताना है कि जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो अगर ऑडिटर के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फाइल करना चाहेंगे, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो, इसमें 3 चीज़ें लग रही हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि यहाँ पर जो है ऑडिटर की क्या गलती है, ऑडिटर की क्या गलती आपको है। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि क्या उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है या नहीं करा है, और करा भी है तो किस क्लॉज़ में करा है। तो यहाँ पे उसने सब कुछ कैसा करा है, हैफाज़ार्ड मैनर में करा है। तो यहाँ साफ-साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रॉस नेग्लिजेंस से काम हुआ है। और ग्रॉस नेग्लिजेंस किसका है, कौन सा क्लॉज़ है? तो ग्रॉस नेग्लिजेंस का क्लॉज़ है आपका क्लॉज़ 7। क्लॉज़ 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, नहीं सेकंड शेड्यूल, नॉट फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। क्योंकि आपको जो है यहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में बताना है ना, तो वो तो आप तभी बता पाओगे ना जब आपको ये पता लगेगा कि फर्स्ट शेड्यूल है या सेकंड शेड्यूल है। तो सेकंड शेड्यूल का ये क्लॉज है। ठीक, तो इसके बारे में आपको पूरी की पूरी लाइन्स एक्सप्लेन करनी होगी। मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देती हूँ। सी, क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो है वो ड्यू डिलिजेंस या ग्रॉसली नेग्लिजेंट है वो, तो ही विल बी गिल्टी। फिर उसके बाद में आपको एस 240 के बारे में भी बताना है कि ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है, और कोई भी फ्रॉड अगर हो रहा है एंटिटी में, तो उसको रिपोर्ट करना है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हैविंग रिगार्ड टू दिस एंड फ्रॉड इज एक्चुअली टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर कमिटिंग बाय absconding cashier, it is reasonable to think that prima facie there is a case against the auditor for gross negligence। अब इससे आपको ये पता लग रहा है कि ऑडिटर जो है वो गिल्टी है किसका, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, एंड द डायरेक्टर्स कैन फाइल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर। तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद ये नहीं पूछा है आपसे किस फोरम में, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आपको कमेंट करना है कि क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप यहाँ पे कोई भी फोरम एक्सप्लेन नहीं करोगे। आप सबसे पहले ग्रॉस नेग्लिजेंस के बारे में बताओगे, फिर एक एस 240 में जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बताओगे, और फिर आप यहाँ पे कंक्लूजन दे दोगे कि क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नाउ मी बीइंग अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ, तो मैं ये वाली लाइन ऑब्वियसली भूल रही थी कि मुझे ये पॉइंट भी कोट करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वहाँ पे कोई करस्पॉन्डिंग ऐसे भी आ रहा है ना साथ में, तो वो भी कोट कर दो तो बढ़िया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना दिस इज ऑफ PSU ऑडिट।
The reports of C&AG on the audit of PSU are presented to Parliament and to various state legislatures to facilitate a proper consideration. तो you have to enumerate the contents of audit report जो C&AG प्रेजेंट करता है. तो C&AG की ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होगा आपको सिंपली ये बताना है. तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसमें आपको 4 चीज़ें बतानी होती हैं. आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना होता है कि जो भी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज है उनका क्या वर्किंग है और डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज है क्या है, इंट्रोडक्शन देना होता है. फिर आपको रिजल्ट्स के बारे में बताना होता है, जो भी ऑडिट बोर्ड ने रिजल्ट्स करे होते हैं, अप्रेजल्स करे होते हैं, उनके रिजल्ट्स बताने होते हैं आपको. फिर आपको क्या करना होता है, रिज्यूमे देना होता है ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट जो उसने सबमिट करी है अंडर द इश्यूज एंड अंडर द डायरेक्शंस, और जो भी उसके कमेंट्स हैं, और जो भी फिर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलते हैं उस ऑडिट को करके. तो यहाँ पे ये 4 कीवर्ड्स हैं: इंट्रोडक्शन, रिजल्ट्स, रिज्यूमे एंड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स. इंट्रोडक्शन, रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स ऑफ सेलेक्टेड अंडरटेकिंग्स, और यहाँ पे ऑडिट ऑफ द अंडरटेकिंग्स नॉट टेकन अप फॉर द अप्रेजल. तो यहाँ पे जो है जो अप्रेजल के लिए ली है, यहाँ पे जो है वो नहीं ली है, उसके केवल सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स. तो यहाँ पे आपको ये वाली जो है ये रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करनी होती है पार्लियामेंट को. अब फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट्स जो C&AG है वो एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है टू द लेजिस्लेचर, बिकॉज जो भी आपकी यूनियन वाली होती है तो वो पार्लियामेंट को दी जाती है, और जो भी स्टेट वाली होती है वो स्टेट लेजिस्लेटर को दी जाती है या फिर यूनियन टेरिटरी के उसको दी जाती है. तो स्टेट ऑडिट रिपोर्ट्स कंटेन बोथ द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस और सिलेक्टेड कंपनीज एज वेल एज इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इंस्टांसेस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, सिस्टम डेफिशिएंसीज जो भी स्टार्ट ऑडिटर्स ने नोटिस करी है, एंड जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स. तो इसमें एक तरह से आपको जनरल रिव्यू स्टेट वाले में और क्या करना होता है, जनरल रिव्यू एज वेल एज जनरल रिव्यू और जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं ऑफ दी टोटल वर्किंग वो आपको देनी होती है. तो ये आपको देनी होती है पार्लियामेंट को, बाकी आपको देना होता है स्टेट वाले में, स्टेट लेजिस्लेचर्स को. ठीक. सो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. तो ये आपको इजीली अपनी बुक में भी मिल गया होगा, उसमें आप मार्क कर सकते हो. Now, third question is that you have been appointed as concurrent auditor of one of the branches of Coin Bank Limited. This bank is dealing mainly in foreign exchange. तो state करो suggested audit procedures to be covered by you to check the foreign exchange transactions of this branch while doing current audit. तो foreign exchange से related ये है. तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन तो नहीं है. मैं आपको सिंपली पॉइंट्स बता देती हूँ कि आपको यहाँ क्या देखने होंगे. दिस इज़ योर आंसर 3B. तो इसमें देखो फॉरेन एक्सचेंज के टाइम पे आपको ये देखना होगा कि जो भी इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस हो रही है वो क्या आपने प्रॉपरली काउंट करी है. इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस प्रॉपरली अकाउंटेड. देन आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो भी बैलेंसेस हैं नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो में वो क्या है, रिकनसाइल्ड है. उसके बाद में एक और पॉइंट इसी से ही रिलेटेड है. जो भी बैलेंस है नॉस्ट्रो लिमिटेड, नॉस्ट्रो अकाउंट में वो लिमिट में है. बैलेंस इन नॉस्ट्रो विद इन लिमिट. और आपको ये भी देखना है कि यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं आर दे इन एडहेरेंस विद RBI गाइडलाइंस. तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स आप लिख दोगे और उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. और आप यहाँ पे एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी लिख सकते हो. एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी. तो इस तरह से जो है आप इस आंसर्स को मतलब प्रेजेंट कर सकते हो. ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो केस स्टडी वाले में ज़्यादा होती है. तो इस तरह से आपको ये सिंपली उसके बारे में लिखना है एंड यू हैव टू सिंपली प्रेजेंट दी पॉइंट्स. मैंने आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बता दिए. आपको अगर और ज़्यादा याद हो तो आप लिख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा याद करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट्स दे दिए. अगर आपने ये टॉपिक स्किप भी करा हो तो आप एटलीस्ट ये 4-5 पॉइंट्स याद कर सकते हो. The third question is again related to PE. CA Mehta was appointed as auditor of CS Limited in the place of retiring auditor CA Gupta. CA Mehta accepted the appointment after obtaining a certificate from management that the provisions of 139 and 140 have been compiled with. तो इनको मैनेजमेंट ने एक सर्टिफिकेट दे दिया और मैनेजमेंट ने बोल दिया कि 139 और 140 का कंप्लाइंस हो गया है. तो अब यहाँ पे बताओ कि क्या यहाँ पे CA मेहता जो है वो गिल्टी है. तो जो क्लॉज नंबर 9 है ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपको जो है 139 और 140 का कंप्लाइंस करना होगा. अब यहाँ पे आपको ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी है, तो इसमें थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना होगा. तो आपको यहाँ क्या बताना होगा, आंसर 3C में सबसे पहले तो आपको इन द गिवन केस बताना होगा कि क्या क्या हुआ. ठीक, क्या क्या हुआ. उसके बाद में आपको बताना होगा अबाउट क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल की कब कब यहाँ पे जो
सीए इन प्रैक्टिस है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी हो जाता है। तो वो कब होता है? जब वो 139 और 140 सेक्शंस जो है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसका कंप्लायंस नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसके बारे में बता देना है, और इसमें जो है ये ऑडिटर की ये ड्यूटी रहती है कि उसको वो चेक करना होता है कि 139 140 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। अब इस केस में असर्टेन का मतलब होता है टू फाइंड आउट सर्टेन। सो दिस वुड मीन कि जो भी इनकमिंग ऑडिटर है उसको फाइंड करना होगा कि क्या यहाँ पे 139 और 140 का कंप्लायंस सच में हुआ है। एंड इट वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर द इनकमिंग ऑडिटर टू एक्सेप्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट द प्रोविजंस ऑफ अबव सेक्शंस हैव बीन कंप्लाइड विद। इट इज़ नेसेसरी कि वो वेरीफाई करे जो भी आपके रेलिवेंट रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, एंड असर्टेन करे कि वेदर द कंपनी हैज़ इन फैक्ट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस और नॉट। और अगर कंपनी जो है वो नहीं कर रही है उसको अलाउ वेरीफाई करने के लिए, तो उसको देखना होगा वेदर द प्रोविजंस ऑफ अबव सेक्शंस हैव बीन कंप्लाइड विद, इनकमिंग ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट। मतलब उसको खुद से चेक करना होगा, और अगर वो नई कंपनी उसको करने दे रही है वेरीफाई, तो उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी इज़ नॉट विलिंग टू अलाउ द इनकमिंग ऑडिटर टू वेरीफाई the relevant records in order to enable him to ascertain as to whether provisions of above sections have been complied with। तो सीए मेहता को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, बिकॉज कंपनी ने अलाउ नहीं करने दिया। लेकिन अगर उसने कर लिया है रिटायरिंग प्लेस पे, जो कि इनफ नहीं है, तो उसको खुद से वेरीफाई करना चाहिए था। बट क्योंकि उसने सर्टिफिकेट पे ही रिलाई कर लिया, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ही विल बी गिल्टी। मतलब उसको क्या करना चाहिए था, उसको सर्टिफिकेट पे रिलाई ना करके वेरीफाई करना चाहिए था। और वेरीफाई करने की वजह से वो वेरीफाई ना करने की वजह से वो क्या हो गया, ही विल बी हेल्ड गिल्टी। ठीक। नाउ फोर्थ का जो ए वाला क्वेश्चन है, ये आपका है ग्रुप ऑडिट का। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। M&B इन्वेस्टमेंट्स जो है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ की है, और इसकी सब्सिडरी है इन्वेस्टर्स फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसका मेजर बिजनेस M&B इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का है। टू इसका मेजर बिजनेस जो है, इट इज़ टू पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स ऑन कलेक्टिव बेसिस एंड इन्वेस्ट दिस मनी ऑन वेरियस फंड्स। ये जो कंपनी है इसने 10 करोड़ रुपीज़ ले रखे हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, और ये जो है ये कंपनी की शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द कंपनी शेयर होल्डर्स या। Now, while auditing books of accounts of M&B Investments Limited, CX ने ऑब्जर्व करा कि जो 10 करोड़ का अमाउंट पूल हुआ है, इट इज इन्वेस्टेड इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ वेरियस कंपनीज, एंड प्रॉफिट अर्न्ड ड्यू टू अप्रिसिएशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ दी शेयर्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस शेयर होल्डर्स। तो CAX ने एक रेज कर दिया इशू जब वो ऑडिट करा था M&B इन्वेस्टमेंट्स के, कि यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं या नहीं बनाने। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी से रिलेटेड है कि ग्रुप ऑडिट में आपको कब CFS बनाना होता है और कब CFS नहीं बनाना होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको यही बताना होगा कि कब-कब एक्सेप्शन है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाने की। तो इसमें ये है कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो उसकी मतलब सेक्शन 129(3) यही बोलता है कि अगर कोई कंपनी की अपने से ज़्यादा मतलब सब्सिडियरी है, एसोसिएट्स है या जॉइंट वेंचर है, तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने होते हैं। लेकिन जो आपका सेक्शन नंबर 129 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है, एग्ज़म्प्ट करा है कुछ क्लासेस को मतलब। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्ज़म्प्ट करा है किसको? इन्वेस्टमेंट एंटिटी को। अब उसके बाद में आपको बताना होगा कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती कौन-सी है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो होती है जो फंड्स ऑब्टेन करती है एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टर्स से फॉर प्रोवाइडिंग दोज़ इन्वेस्टर्स विद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज़, और कमिट करती है अपने इन्वेस्टर्स को कि उसका बिज़नेस पर्पज़ जो है वो केवल और केवल रिटर्न्स कमाना है, इन्वेस्टमेंट इनकम इनकम कमाना है, या दोनों चीज़ें कमानी है। मतलब उनका केवल 2 ही पर्पस है कि वो या तो कैपिटल एप्रिसिएशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम कमाएँगे, और जो भी ये मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, वो क्या करेंगे, फेयर वैल्यू बेसिस पे करेंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसको एक्सेप्शन होता है कि उसको सीएफएस जो है वो नहीं बनाना होता है। ठीक, उसको सारी चीज़ें जो है वो एफवीटीपीएल पे दिखानी होती है। नाउ एन पेरेंट एंटिटी शिल डिटरमाइन दैट वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट एंटिटी और नॉट। और अगर पेरेंट एंटिटी भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है, तो वो फिर क्या करती है, शिल कंसोलिडेट ऑल दी एंटिटीज़ दैट इट कंट्रोल्स इंक्लूडिंग दोज़, मतलब अगर पेरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं होती है, तो फिर पेरेंट एंटिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि उसको कंसोलिडेशन करना है। और अगर पेरेंट एंटिटी जो है वो नहीं होती है आपकी इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। मतलब इसमें यही है कि पेरेंट एंटिटी जो होती है इन्वेस्टमेंट एंटिटी की, वो कंसोलिडेट करती है सारी चीज़ों को। लेकिन अगर पेरेंट एंटिटी भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो फिर अगेन वो भी एग्ज़म्प्ट हो जाती है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है ना, जितनी भी इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ हैं, उनको इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एग्ज़म्पशन मिल जाती है, कि अगर वो फेयर वैल्यू बेसिस पे दिखा रहा है तो फिर उसको मतलब कुछ भी
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो हमारी कंपनी है वो क्या सच में इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एम एन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है वो पेरेंट है और इसकी इतनी सारी यहाँ पर सब्सिडरीज हैं। तो क्या एम एन बी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी की कंडीशंस को फुलफिल कर रही है? तो ये तीनों कंडीशंस वो फुलफिल कर रही है, इस वजह से वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। तो इस वजह से क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो इट कैन बी कंक्लूडेड कि उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है सीएफएस प्रिपेयर करने की, बिकॉज़ वो क्या कर रही है, आप देखो ना, उसने पूल करे इन्वेस्टर्स से फंड्स, फिर उसने सारा का सारा प्रॉफिट अर्न जो भी था अप्रिसिएशन के लिए यूज़ करा। ऑल्दो यहाँ पे उन्होंने फेयर वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया है, बट बिकॉज़ 2 कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो थर्ड वाली कंडीशन डीम्ड है कि उन्होंने फेयर वैल्यू पे मेजर करा है। अगर वो उस चीज़ के लिए भी कुछ बोलते तो फिर आपको जो है कंक्लूजन शायद अपना चेंज करना पड़ता। बट बिकॉज़ उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है कि वो किस वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं, तो इट विल बी डीम्ड कि वो फेयर वैल्यू पे ही मेजर कर रहे होंगे। और आप जो हो आप ये बता दोगे कि सीएक्स ने जो है वो इशू गलत रेज़ किया है, बिकॉज़ यहाँ पे कंपनी को एक एक्सेप्शन मिली हुई है, बिकॉज़ वो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो जो है यू नो अपने सीएफएस को प्रेज़ेंट करे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फॉरेंसिक ऑडिट से है और इसमें आपको स्टेप्स बताने हैं फॉरेंसिक ऑडिट के। तो अगेन ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको स्टेप्स बताने होंगे फॉरेंसिक ऑडिट के कि यहाँ पे उसने क्या-क्या स्टेप्स लगाए। तो सिंपली अगर आपने फॉरेंसिक ऑडिट के स्टेप्स को याद कर रखा है तो आप यहाँ पे लगा दो। मैं आपको फटाफट से याद करा देती हूँ इन केस आपने याद नहीं किया है, बिकॉज़ ये टॉपिक थोड़ा-सा आपको टफ लगता होगा। तो मैं आपको जो मेरे पे मेमोरी टेक्निक है ना उसका यूज़ करके मैं आपको याद करा देती हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन जैसे मैंने याद किया था मैं आपको वैसे करा देती हूँ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4B या 4B। तो देखो इसको मैंने कैसे याद किया था मैं आपको वो बता देती हूँ पूरा एक डायग्राम बना के। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या रहते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है ना, हम जिसका फॉरेंसिक ऑडिट करने जा रहे हैं उस क्लाइंट से हम मिलते हैं। तो मीटिंग द क्लाइंट, अगर आपको ये टॉपिक टफ लगता है तो आप इसको ड्रॉ कर लो, आई एम श्योर कि आपको याद हो जाएगा। मीटिंग विद क्लाइंट, राइट। अब जब हम मिलते हैं तो हम मिलके फालतू बातें तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली काम की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्लाइंट की, पर्पस देखते हैं और फैक्ट्स देखते हैं। ठीक, तो हम मीट करते हैं क्लाइंट से क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इशूज़। और फिर हम एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब पर्पस हमारे दिमाग में होता है कि हम किस वजह से यहाँ फॉरेंसिक ऑडिट करने गए हैं। फिर इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं ना, एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हैं कि हमें जो है यहाँ पे कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मिल लिए हम, प्लान बना लिया, फिर हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं क्लाइंट से, मतलब प्रोसेस है फॉरेंसिक ऑडिट की, ऑब्टेन करते हैं हम एविडेंस। अब एविडेंस में हम क्या करते हैं, एविडेंस में हम ये करते हैं कि कौन फ्रॉडस्टर है, तो आइडेंटिफाई करो हु इज़ दी फ्रॉडस्टर, कौन कौन है फ्रॉडस्टर, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट में यही पता करते हैं हम ज़्यादातर। देन मैकेनिक्स हम देखते हैं कि उसने किस तरह से फ्रॉड करा है, मैकेनिक्स। और हम क्या करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जिस भी मतलब जो भी फ्रॉड हुआ है उसकी वजह से कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका अमाउंट देखते हैं हम। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम मिले, हमने प्लान बनाया हमें कैसे कैसे फॉरेंसिक ऑडिट करना है, फिर हमने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया और उसमें हमने ये 3-4 बातें ऑब्टेन कर ली। अच्छा, अब ये जो एविडेंस है ना, अब आपने तो फॉरेंसिक ऑडिटर बन के आप चले गए, आपने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। अब आप जब एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आपकी जो भी टीम है ना वो स्किल्ड है। क्योंकि अगर आपकी टीम स्किल्ड नहीं होगी और आप उठ के चले गए कि हमने तो ना ये एविडेंस ऑब्टेन करा है, और आप जो हो मतलब आपकी जो एविडेंस है वो इनकॉन्क्लूसिव है, अगर टीम स्किल्ड नहीं है, एविडेंस इनकॉन्क्लूसिव है, या फिर देयर आर एनी गैप्स इन चेन ऑफ कस्टडी, जो भी आपने एविडेंस था जिस भी कस्टडी में था तो उस चेन में गैप्स आ गए थे। तो अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो जाती है ना, तो आपका जो एविडेंस है ना उसको कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इट वुड बी रिजेक्टेड और इट वुड बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक वेरी श्योर कि आपकी जो टीम है वो स्किल्ड हो, कोई भी गैप्स ना हो चेन ऑफ कस्टडी में, एंड उसके अलावा भी आप जो हो एक कंक्लूसिव एविडेंस तक पहुंच सको, सो दैट आपका जो भी एविडेंस है वो चैलेंज नहीं हो कोर्ट में। ठीक, कुछ एडिशनल स्टेप्स भी आपको करना होते हैं, वो ये होते हैं कि जब आप मतलब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, ये ऑडिट जब प्लान को अपने प्रोसीड कर रहे होते हो तो आपको एक एनालिसिस करना होता है इस प्रोसेस में, सो यू हैव टू परफॉर्म दी एनालिसिस। अब ये एनालिसिस आप किस तरह से करते हो, ये एविडेंस से पहले की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो एनालिसिस किस किस तरह से करते हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ करते हो फ्रॉड पता करने के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन्स को
समराइज करते हो, और क्या करते हो, इकोनॉमिक डैमेजेस देखते हो कि क्या क्या यहाँ पे इकोनॉमिक डैमेजेस हुए हैं, और आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करते हो, और भी आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, एसेट्स को ट्रेस करके उनका सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हो, और आप क्या करते हो, चार्ट्स और ग्राफ्स को यूज़ करते हो। तो ये आपका एक तरह से प्लान के बाद का पूरा स्टेप है ये, इसको आप चाहे स्टेप नंबर 3 भी बोल सकते हो, जिसमें आप सारी चीज़ें जो हो ये लिखते हो कि हम जो है किस किस तरह से करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन से समराइज़ करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना डैमेज हुआ है, और हम जो है उसके बाद में क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं जो भी हमारा अमाउंट ऑफ लॉस होता है, किस तरह से, मतलब इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं जो आप आपने इसमें कर रहे हो ना, एविडेंस में, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं रिपोर्ट में भी, कि आप जो हो नेचर बताते हो असाइनमेंट का, फिर अमाउंट बताते हो, फिर किसने आपका फ्रॉड करा है, ठीक, कैसे फ्रॉड करा है, किसने फ्रॉड करा है, वो सारी चीज़ें आप रिपोर्ट करते हो कि किस तरह से उसने वो करा था, और यहाँ पे आप रिकमेंड भी करते हो इम्प्रूवमेंट्स रिपोर्ट में, सिर्फ बताते ही नहीं हो, रिकमेंड भी करते हो इम्प्रूवमेंट्स। और उसके बाद में आपका 6 स्टेप होता है फॉरेंसिक ऑडिट का, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आपको क्या करना होता है, अपना एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करना होता है कोर्ट में। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि क्लाइंट से मिलो, फिर एक प्लान बनाओ, फिर उसके बाद में क्या करो, ये सारे के सारे परफॉर्मेंसेस कर दो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो तो आपको ये 3 बातें ऑब्टेन करनी है, आइडेंटिफाई मैकेनिक्स और कितना लॉस है, और ये चीज़ भी आपको मेक श्योर करनी है कि टीम स्किल्ड हो, इनकंक्लूसिव ना हो, और गैप्स ना हो चेन ऑफ कस्टडी में। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है जब आप ये परफॉर्म कर लेते हो, नेचर असाइनमेंट और ये सारी चीज़ें और शेड्यूल्स जो भी हैं, और उसके बाद में आपको ये भी बताना होता है किस तरह से इंप्रूव करोगे, और फिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हो आज एविडेंस कि हमारा ये जो है फॉरेंसिक ऑडिट का एविडेंस आया। सो दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रेजेंटेशन टिप्स आपको नहीं देनी पड़ेंगी मुझे। फिर आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि डायरेक्टर्स इंटेंड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी, तो क्या ये एनबीएफसी है या नहीं है। तो एनबीएफसी में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है, यहाँ पर जो आता है आपका 50-50 टेस्ट आता है। 50-50 टेस्ट क्या कहता है कि फाइनेंशियल इनकम जो है वो मोर देन 50% है आपके टोटल इनकम के, उसी तरह से जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो मोर देन है आपके 50% और मोर है आपके टोटल एसेट्स के। बट इसमें एक चीज़ जो आपको मेक श्योर करनी है वो ये है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स वाला पॉइंट। तो आपको जो है जो टोटल एसेट्स निकालने होते हैं ये आपके होने चाहिए नेटेड ऑफ इंडिपेंडेंट एसेट्स। तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं लोन्स एंड एडवांसेस, दोनों ही करंट और नॉन करंट, राइट। तो यहाँ पे आपका इसका आप टोटल कर रहे हो तो कितना आ रहा है, इसका टोटल कर रहे हो तो इसका टोटल कर रहे हो तो आ रहा है आपका 400.37, और नेट कर दिया जब हमने इंटेंजिबल एसेट्स को तो वो आया 527। तो हमारा ये जो था दिस वाज फाइनेंशियल एसेट्स एंड दिस वाज टोटल एसेट्स। उसी तरह से हमने क्या देखा, उस तरह से हमने देखा कि जो हमारी इनकम है फाइनेंशियल एसेट्स से, इनकम जो है हमारी फाइनेंशियल एसेट्स से वो है 52 करोड़ की, और हमारी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है हमारी 102.57 की, ग्रॉस इनकम हमने यहाँ ली है। नहीं, ग्रॉस इनकम तो ठीक है, टोटल इनकम जो हम लेंगे वो हम लेंगे 52 करोड़ की ना, या आई वाज राइट। जो भी आपकी इनकम है फाइनेंशियल इनकम की बात हो रही है ना इस वजह से, तो 52 करोड़ एंड ग्रॉस इनकम की, तो हम जो है ये देख लेंगे कि क्या ये दोनों ही चीज़ें 50-50 टेस्ट पास कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो, मोर देन 50% है, इस वजह से यहाँ पे दोनों ही क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, और यस यहाँ पे उसको आज एनबीएफसी रजिस्टर करना होगा। एक पॉइंट मुझे आपको बताना है, यस जो पॉइंट मुझे आपको यहाँ बताना है वो ये है कि अगर ये बिल्कुल आता इक्वल टू 50%, तो उस केस में क्या होता, इक्वल टू 50% आता तो क्या करते आप, या फिर अगर एक चीज़ आती लाइक असेट्स आते बट फाइनेंशियल इनकम नहीं आती, फिर क्या कर लेते। देखो, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि एक तो यहाँ पे मोर देन 50%, और दूसरी चीज़ लगी हुई है वो है एंड। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं सेटिस्फाई होंगी तब तक आप इसको नहीं बोल सकते कि ये 50-50 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। ये बहुत छोटी पॉइंट है और ये एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो सकती है, और बहुत ईजी पॉइंट है ये, इसलिए आई डोंट वांट यू टू लूज एनी मार्क्स ऑन दिस, तो ये चीज़ आप जो हाईलाइट कर सकते हो। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन December 21, तो ये चीज़ आप उसमें लिख लेना। Then next question है 5A का, Mr. Agarwal in the course of PQ Limited wants to perform external confirmation procedures to obtain audit evidence. Guide करो Mr. Agarwal को listing out the factors that may assist him in determining whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures. तो क्या आप external confirmation procedures को
आज सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो आपको बताना है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन जो आई गेस कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है, एकदम से क्लिक भी नहीं होगा अगर आपने ये ऐसे को कवर नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आपको देखना होगा कि क्या क्या फैक्टर्स असिस्ट कर सकते हैं कि आप कंफर्मेशन प्रोसीजर को आप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। तो कंफर्मेशन प्रोसीजर में क्या करते हैं ना, हम थर्ड पार्टी से कंफर्म करते हैं कि ये जो बातें मैनेजमेंट ने दी हैं वो ठीक है या नहीं है। तो ये फैक्टर्स तो देखो वही हो सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जो भी कंफर्मेशन ले रहे हो वो बंदा नॉलेजेबल भी है या नहीं है। तो नॉलेजेबल तो चलो माना, हमने देख लिया कि उस पर बहुत नॉलेज है, वो हमारे आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बट फिर वो विलिंग भी है या नहीं है, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हम अगर उसको भेज भी देंगे कन्फर्मेशन लेटर तो उसका जवाब देगा भी या नहीं देगा। बिकॉज हो सकता है कि उसको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है, या आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर वो ना रिस्पॉन्ड करे, या फिर उसकी कुछ लीगल लायबिलिटी हो, या फिर कुछ करेंसी डिफरेंसेस हो, या कुछ भी और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो आपकी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का रिप्लाई ही ना करे। तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ आ गया एबिलिटी का, कि वो एबिलिटी भी नहीं है उसमें, या फिर वो विलिंगनेस ही नहीं है, वो या तो कर नहीं सकता या वो करना नहीं चाह रहा है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। देन थर्ड चीज़ है ऑब्जेक्टिविटी, कि जो उसने आपको बातें बताई हैं वो ठीक भी हैं या नहीं है। तो अनदर चीज़ क्या आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी, कि वो जो आपको बातें बता रहा है वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक। सो दिस वॉज ए ईजी क्वेश्चन, बट अगेन अगर आपको ये कीवर्ड्स नहीं पता होंगे तो यू विल लूज मार्क्स। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं अपने 6C पे, एंड दैट इज अगेन ऑफ पीई। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 का ये क्वेश्चन है कि CAD जो है वो एक CA हैं, और ये अपॉइंट हुए हैं एज अ सिंप्लिसिटर डायरेक्टर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आफ्टर सर्विंग 18 months मिस्टर डी ने रिजाइन कर दिया एज डायरेक्टर, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया स्टार्ट ऑडिटर का। मतलब वो डायरेक्टर हटे 18 महीने बाद, और उन्होंने 1/10/21 से डायरेक्टर से ऑडिटर में भी इन्होंने स्विच कर लिया। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। तो देखो ये ऑब्वियसली ही विल बी गिल्टी। अब यहाँ पे हम जो है क्लॉज नंबर 4 का रेफरेंस देंगे। क्लॉज नंबर 4 जो है पार्ट 1 का सेकंड शेड्यूल का, वो क्या बोलता है, अगर वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर देता है ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच ही और हिज फर्म और हिज पार्टनर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ना ऑल्दो उसने क्या करा, ऑल्दो उसने रिजाइन कर दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पर उसका एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो है ना, बिकॉज वो एक डायरेक्टर था। ऑल्सो जो आपका सेक्शन नंबर 41 है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है किसी भी मेंबर को फ्रॉम ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी जिसमें वो एक ऑफिसर है, एम्प्लॉई है। ऑल्दो द प्रोविजंस ऑफ द अफोरसेड आर नॉट स्पेसिफिकली एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट परफॉर्म अंडर अदर स्टैट्यूट्स लाइक टैक्स ऑडिट, इन चीज़ों पे ऑल्दो नहीं अप्लाई होते हैं। therefore council views are clarified in the following situations। council क्या बोलता है कि members shall not accept the assignment of audit of a company for a period of 2 years। 2 years तक नहीं वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एज अ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर ऑफ द सेट कंपनी। तो 2 साल तक उसको कूलिंग पीरियड लेना चाहिए था, बट इसने तो क्या करा, आफ्टर 18 months ऑफ रेजिग्नेशन ही उसने क्या करा, उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑडिटर की पोजीशन को। बल्कि उसको क्या करना चाहिए था, उसको 2 साल तक का वेट करना चाहिए था। इस वजह से वो क्या हो जाएगा, इस वजह से वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे कुछ थोड़ा अच्छे लेवल का लगा क्वेश्चन, वो यही वाला लगा। बिकॉज इसमें एकदम से अगर आप ओपिनियन वाली उसमें चले जाओ, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने ओपिनियन के बारे में नहीं बोला है, यहाँ पे उन्होंने सिंपली आपसे ये पूछा है कि एक्सेप्ट करके उसने ठीक करा या नहीं। तो एग्जाम सिचुएशन में ओपिनियन वाली क्लॉज आपको क्लिक होना एकदम से शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। तो इस वजह से यही क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा यहाँ पे जो थोड़ा अच्छा था। बाकी क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉर्मल थे। आई डेफिनेटली डोंट नो कि इस अटेम्प्ट में जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, बिकॉज मैंने नहीं चेक किया था कि तब के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हाउ वाज द लेवल ऑफ दिस पेपर। बट अगर मैं प्रेजेंट पेपर्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद इस पेपर को एनालाइज करूँ, सो दिस वॉज अ वेरी एवरेज पेपर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आगे भी आ रहे हैं, अगर थोड़ा इजी लेवल का पेपर आ रहा है, बिकॉज इसमें कुछ इतना ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं था। तो अब हम आगे के पेपर सॉल्व करेंगे और उससे भी आइडिया लेंगे कि इंस्टीट्यूट अगर घुमा रहा है तो किस किस तरह से घुमा सकता है। ठीक है। ऑल्सो मैं इस पेपर पे और ज़्यादा रिव्यू इसलिए भी नहीं दे सकती बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन तो डिलीट हो गए ना हमारे सिलेबस से। तो यू नेवर नो कि हो सकता है उन क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये पॉइंट ऑल्दो हमारा नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आया था, ईजी आया था। इट्स जस्ट दैट वी जस्ट वॉन्ट टू डिस्कवर द राइट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द पेपर। तो आई होप कि ये आपने अगर एंड तक देखा है वीडियो तो आपको ये इससे हेल्प मिली हो। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करते हैं फॉर May 22 पेपर। थैंक यू सो मच।